हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर 1.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज़ दिमाग में रखनी है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी तक हम लोग जो HCF या मासा फाइंड करते थे, हम लोग सामान्य विधि या भाग विधि से मासा निकालते थे, लेकिन हमको कक्षा 10वीं के मैथ में जो मासा निकालना रहता है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ही निकालना है। यही नए सिलेबस के अंदर दिया गया है, क्योंकि नए सिलेबस से पहले का जो पुराना ओल्ड सिलेबस था उसमें ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं था। अभी जो बोर्ड ने निर्धारित किया है उसमें ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से एक नियम है जिससे हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। इस चैप्टर के लिए हमको जो सबसे मेन चीज़ जानना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका। इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, HCF यानी मासा। तो हमेशा हमको जो मासा निकालना रहेगा, मासा निकालने के लिए हम लोग संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक होगा ग्रेटर यानी बड़ी संख्या और एक होगा लेस। हमको संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटना, एक बड़ी संख्या होती है और एक छोटी संख्या, क्योंकि जब भी मासा फाइंड करते हैं तो एक बड़ी एक छोटी होती है। दिमाग में क्या रखना है, जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग कहाँ लेंगे, बाएं। इसको किताब में किससे लिखते हैं, ए से। बड़ी संख्या जो बाएं साइड लिखी जाएगी उसको किससे लिखा जाता है, ए से। शेषफल को किससे लिखते हैं, आर से। और भागफल को लिखते हैं क्यू से। और भाजक को लिखते हैं बी से। ये इतना सारा संकेत प्रयोग किया जाता है, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भाज्य है, मतलब जिसमें हम लोग भाग कर रहे हैं, उसको लिखा जाता है ए से। भाजक यानी जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उससे लिखा जाता, उसको लिखते हैं बी से। भागफल को लिखते हैं क्यू से और शेषफल को आर से लिखा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इतने संकेत प्रयोग किए जाते हैं, भाज्य ए से, भाजक बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। अब आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, तो भाजक बी और भागफल क्यू, तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस शेषफल, यानी होगा ये A इक्वल बी क्यू प्लस आर। हम लोग इसी नियम से HCF फाइंड करेंगे। तो आपको ना भाजक दिमाग में रखना है ना भागफल दिमाग में रखना है, ये सारी चीज़ आपको दिमाग में नहीं रखनी है। हाँ, वैसे अगर A B Q R क्या है ये सब, तो उसके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। इसको आप अपने नोटबुक पे उतार लीजिए। लेकिन जो आपको सबसे मेन चीज़ दिमाग में रखनी है, जिसकी मदद से आप सवाल लगाएंगे, उसके लिए आपको बस इतना चीज़ रखना है दिमाग में कि बड़ी संख्या को बाएं लिखना है, छोटी संख्या को दाएं। अब आइए, हम इतने सारे सवाल हैं जो कि आपके प्रश्नावली 1.1 के हैं, जिसमें से पहले ही प्रश्न में यहाँ पे 3 हैं। इन तीनों प्रश्नों का HCF फाइंड करना है। तो हम आपको निकाल के बताते हैं कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे मासा निकालने के लिए। इससे बेहतर ये जो लिखा हुआ A इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये तो आपकी किताबी भाषा है और ये भाषा आपका ज्ञानवर्धन नहीं कर सकती, ये भाषा आपको रटा देते। तो आपको रटना नहीं है, आपको अपनी दक्षता बढ़ानी है, माइंड को अपने बड़ा करना है, कैपेसिटी गेन करना है कि कैसे हम लोग सवाल लगाते हैं। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, हम आपको बता रहे हैं कि आपको सवाल कैसे हल करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा। पहले प्रश्न में 135 और 225 का मासा निकालना है। ना हम लोग यहाँ लिखेंगे A इक्वल बी क्यू प्लस आर, कुछ नहीं लिखना है। सिंपल करना क्या है, लिखेंगे सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन में आपको करना क्या है, बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 225, तो उसको लिखेंगे बाएं। ये बात दिमाग में रखना, बड़ी संख्या को बाएं लिखेंगे। फिर बचा कौन, 135, उसको यहाँ लिख लेना। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ो कि 225 से एबव ना होने पाए, उससे बराबर या छोटा हो सकता है। तो एक ही बार होगा, क्योंकि डबल करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, अगर 135 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 135 आएगा।
तो 135 को जब घटाएंगे 225 में से तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कितना बचेगा 90। तो ये हो गया इतना। अब फिर आपको क्या करना है, जिससे हम लोग भाग कर रहे थे ये छोटी वाली अंक अब यहाँ लिखेंगे और ये जो 90 जो बचा था उसको इसकी जगह पे, बस और कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसको उठा के पूरा यहाँ लिख लेना। देखो 135 यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, 90 यहाँ से यहाँ आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 90 दूनी 180, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार लिखेंगे। अगर घटाएंगे इसमें से 90 करने में तो 5, 13 में से 9 जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचा 45। अब फिर क्या करना, इसको उठा के ऐसे सेम टू सेम, तो 90 यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे, 45 को उठा के यहाँ लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, 45 दूनी 90, कुछ नहीं बचा। तो जिस लाइन में रिमाइंडर 0 हो जाए यानी शेषफल 0 हो जाए, वही अंतिम वाला अंक जिससे भाग कर रहे थे वही होता है HCF। तो यहाँ हो जाएगा HCF = 45। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग लगाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का निकालना है HCF। तो फिर से करना क्या है, बड़ी संख्या को बाएं लिखेंगे, बड़ी संख्या हो गई बाएं और छोटी संख्या दाएं। कि आपको 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 38,220 से एबव न होने पाए, उससे बराबर हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है। तो ये आता जाएगा 195 बार। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, 196 का गुणा 195 में, तो रिमाइंडर हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो जिससे हम लोग भाग करते हैं और रिमाइंडर 0 कर देता है, तो जो भाजक होता है जिससे भाग हम लोग कर रहे हैं यही होता है HCF। तो यहाँ इसका होगा HCF = 196। वैसे ये सवाल आपके बोर्ड के लायक है ही नहीं। मैं सीधे सीधे बात कहूँ कि इतना लंबा, जैसे 196 का पहाड़ा आपको 195 बार पढ़ना पड़ा, तो इस प्रकार के सवाल वैसे बनाए ही नहीं जाते हैं। पता नहीं कैसे किताब में छप गया है, ऐसे सवाल नहीं बनाए जाते जहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको उस संख्या के आसपास की अंक लेनी पड़े। जैसे देखो 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ना पड़ा, जो कि विद्यार्थी की सोच ही यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है कि इतना लंबा भी इसका टेबल जाएगा। तो ये सवाल तो मेरे ख्याल से बोर्ड के लायक है ही नहीं। पता नहीं क्या सोच करके किताब में इसको छापा गया है। ये एकदम से हम तो कहते हैं कि ये सरासर व्यर्थ है इसको किताब में देना ही। फिलहाल ये सवाल को देखते हैं, इसको 867 और 255 को, उन दोनों में बड़ा कौन सा है। बड़ी संख्या को लिखेंगे 867 बाएं, छोटी संख्या को दाएं। कितनी बार जाएगा इस पहाड़े को, देखो 255 का गुणा कितनी बार करें कि यहाँ आके पहुँच जाए। तो हम यहाँ करके देखते हैं, मान लो 3 बार, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16, 3 दूनी 6, 7। 4 बार करके देखते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10। ज़्यादा हो गया तो हम कितनी बार लेंगे, 3 बार। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 पचे 15, यहाँ लिखते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16, 3 दूनी 6, 7। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1। कितना बचा, 102। अब करना क्या, इस पूरे को उठा के यहाँ लिखना। तो 255 यहाँ है, वो यहाँ हो जाएगा, और 102 वहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 लेके आना है, तो 102 का डबल करेंगे तो 204 हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो हमको लेना कितनी बार है, 2 बार। तो 102 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 204। अब घटा के देखो, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, 51 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 51। फिर करना क्या है, सेम काम, इसको अब उठा के यहाँ लिख देंगे और 51 वहाँ से यहाँ आ जाएगा। 51 में 2 का गुणा करेंगे तो 102 हो जाएगा। और जिस लाइन में रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जिससे हम लोग भाग करते हैं वही हो जाता है HCF। तो यहाँ हो जाएगा HCF = 51। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो मेरे ख्याल से आपको ये यूक्लिड वाली विधि समझ में आ रही है। आपको करना क्या है, जिसका HCF निकालना है उसमें हम लोग को बड़ी संख्या को बाएं ले लेना और छोटी संख्या को दाएं। छोटी संख्या का इतनी बार टेबल पढ़ना है कि बड़ी संख्या से एबव ना होने पाए, उससे कम ही रहे या उसके बराबर हो जाए।
और उसके बाद फिर जो शेषफल आएगा वो शेषफल लिख लेना है। फिर जिससे भाग कर रहे थे वो बड़ी हो जाएगी तो वो संख्या यहाँ और छोटी संख्या दाएं। इस प्रकार से काम करते करते जिस लाइन में जाके रिमाइंडर 0 होगा वहाँ पर जिससे अंतिम संख्या, वो जो अंतिम संख्या जिसे हम लोग भाग करते हैं वो हो जाएगा उसका HCF। आइए एक आध सवाल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 18 है और 32, हम कहें इन दोनों का HCF निकालो, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या को बाएं ले लो, छोटी संख्या को दाएं। कितनी बार जाएगा, 18 करने में 18, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 32 में से 18 घटाएंगे आएगा 14। तो अब ये 18 यहाँ ले लेंगे और 14 यहाँ ले लेंगे। 14 करने में 14 होगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बचेगा 4। अब इस 14 को यहाँ लेंगे और इस 4 को यहाँ कर देंगे। 4 चौक को 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 2 बचेगा। अब इस 4 को यहाँ लिखेंगे और इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचेगा। तो जिस लाइन में भाग करने पर कुछ नहीं बचता है जिससे, वही हो जाता है उसका HCF। तो यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 और 32 का मासा। चैप्टर 1.1 का प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करें, जिसमें हम लोगों को प्रूफ करना हो कि कोई विषम पूर्णांक ऐसा होता है, कोई सम पूर्णांक ऐसा होता है, या किसी संख्या का वर्ग ऐसा होता है, तो कैसे सॉल्व करें। तो हम बेसिक करते क्या हैं, हम लोग इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, जो दिया है स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। लेकिन पहले हम लोग जैसे यहाँ पे हमको विषम पूर्णांक इसको प्रूफ करना है कि दिखाइए कि ये विषम पूर्णांक जैसा है, तो हम लोग खुद देखेंगे कि विषम पूर्णांक रियल में होता कैसे है। तो जो विषम पूर्णांक होता है वो वास्तव में किस रूप का होता है, 2x+1 कह सकते हैं। यानी x की जगह पे कुछ भी रखो, जैसे x की जगह पर 1 रखा तो 2 एक करने में 2 1 3 आएगा। x की जगह पर अगर 2 ले लें तो 2 दूनी 4 1 5 आएगा। 3 ले लें तो 2 3 6 1 7 आएगा। इस प्रकार से देखिए हर बार विषम संख्या ही आती है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है विषम संख्या का, वो क्या है, 2x+1 है। तो अगर ये संख्या इसके रूप की है तो कन्फर्म ये संख्या विषम संख्या ही होगी। तो हम वही चेक करेंगे कि क्या ये वाली संख्या ऐसी है, अगर है तो विषम पूर्णांक है, नहीं तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो सवाल में खुद कहा कि दर्शाओ कि ये है, इसका मतलब ये कन्फर्म है, बस इसको ऐसा कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कुछ खास कठिन नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6q+1, अब इस संख्या को वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, दिमाग में रखे रहना उस संख्या को, 2x+1, ये है हमारा विषम संख्या का मानक रूप। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3q को अंदर कर देंगे ऐसे, तब भी हो जाएगा 6q, 2 3 6 6q हो गया +1। अच्छा सोचो, अगर इस पूरे की जगह पर हम लोग x ले लें तो ये कैसा होगा, 2x+1। ये कैसे हुआ, यदि हम लोग 3q की जगह पे क्या ले लेते, x तब। अब यहाँ x कहने का क्या मतलब है कि इस 3q का कोई भी मान हो, ABC, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 3q का मान है 1, तो यहाँ 2 करने में 2 1 3 आएगा। 3q का मान अगर हम 2 ले लें तो 2 दूनी 4 1 5 आएगा। लेकिन चलो q की जगह पर कोई चीज़ रखते हैं, मान लो हम q की जगह पर 1 रख लिए, तो 3 करने में 3, 3 दूनी 6 6 1 7, 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 1 13। तो हर बार क्या आ रही है, विषम संख्या। और वैसे हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो ये कैसा दिख रहा है, 2x+1 जैसा। अब बचा कौन, 6q+3। चलो इनको करके देखते हैं। इसमें भी पहले निकाल लेंगे बाहर 1, तो अब ये जो 3 है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6q को फिर ऐसे लिखेंगे 3q। अभी भी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम सेम है। यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन है, तो कॉमन जब ले लेंगे तो होगा ये 3q+1, क्योंकि इस 2 की जगह पे 1 बचेगा, यहाँ से 3q बचेगा, इस साइड में है 1। अब अगर इस पूरे की जगह पे हम लोग x लिखें तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 2x+1। कब होगा ये, जब 3q+1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x। अब देखिए ये फिर से विषम संख्या जैसा दिख रहा है,
या ये भी तो दिख रहा है विषम संख्या जैसा, इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या है, एक विषम संख्या है। तीसरे को चेक करो, 6q + 5, तो यहाँ इस 5 को पहले क्या लिखेंगे, 1 + 4। 6q को फिर वैसे लिखेंगे 3q + 4 + 1, ये हो गया। अब फिर से इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो ये होगा 3q + 2 + 1। देखिए ये भी अगर इस पूरे की जगह पे हम लोग x रखें तो फिर से ये भी क्या बन गया, 2x + 1। कैसे हुआ, जब हम लोगों ने x की जगह पर 3q + 2 की जगह पर रखा x, तब हुआ। अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह तीनों 2x + 1 के रूप के हैं। अतः मस्त से एकदम लिखते हैं 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा 6q + 5 2x + 1 के रूप के हैं। इसलिए ये सब ठीक ठाक राइटिंग है, इसलिए ये सब विषम पूर्णांक के रूप में या के जो मर्जी वगैरह वगैरह, ये हो गया इस प्रश्न का खूबसूरत सा उत्तर। कोई अजीब तो नहीं लगा, बहुत सिंपल है। हमको करना क्या था, इसको विषम संख्या के जैसा दिखाना था। हम लोग जानते हैं विषम संख्या बेचारा ऐसा होता, तो इसको कन्वर्ट करना था 2x + 1 जैसा। हो गया तो है, नहीं होता तो नहीं था। लेकिन पहले से ही कहा था कि दर्शाइए, इसका मतलब सवाल छापने वाले को तो पहले से पता था कि ये विषम संख्या तो है ही है। वो ले रहा था आप लोगों की परीक्षा, और आप लोग सवाल लगा के हो गए पास। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल में आपको क्या करना है, 616 और 32 का HCF लेना है। अभी हमने आपको बताया HCF कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या को बाएं और छोटी संख्या को दाएं लेकर के। तो ये है इसका सॉल्यूशन। कितनी बार जाएगा देखिए, 10 बार में 320 होगा, 20 बार में 640 हो जाएगा। तो 19 बार करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 3 57, 3 60, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ से शेषफल कितना हो गया, 8। अब फिर से इस 32 को यहाँ लगाओ और 8 को यहाँ लगाओ, 8 चौक को 32, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो जिससे कटता है वही उसका हो जाता है HCF। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HCF = 8। ये हो गया इसका मासा। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या = 8। ये है इसका खूबसूरत VIP उत्तर। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसे सवालों को प्रूफ करना हो जिसमें ये 3m + 1 3m + 8 वगैरह वगैरह चीज़ आने लगे, या 9m + 2 9m + 8 इस प्रकार की कोई अंक आए घन करने पर, तो आपको करना क्या है, जब वर्ग करने पर कहेगा तो आप ये लिखना, इस प्रकार की संख्या 3q + 1 3q + 2 इस प्रकार की संख्या। घन करने के लिए कहेगा तब भी आप यही ले लेना, आपका सवाल बड़े आसानी से आ जाएगा। तो हम इसी का प्रयोग करके चलो इनको प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे, माना पूर्णांक m, किसी धनात्मक पूर्णांक m लेना ना, तो लिखेंगे माना पूर्णांक m के लिए जो संख्याएं हैं, हम कोई एक संख्या खोजते हैं। मान लो संख्या 3q
3q+1 और 3q+2। आपको यही करना है। जब भी आपको वर्ग या घन प्रूफ करना रहेगा तो जो अंक यहाँ रहेगा वही अंक उठा लेना। तो यहाँ जैसे 3m है तो हम क्या ले लिए 3q, 3q+1, 3q+2, क्योंकि ये सब के सब पूर्णांक है। देखो आप q की जगह पर 1 रखोगे तो 3 आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 3 4 5 आएगा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई संख्या आपको मिलती रहेगी। तो ये सब के सब पूर्णांक। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि पूर्णांक, उसके बाद सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितने भी अंक होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सबके प्रकार, सबकी खासियत, लक्षण, सब कुछ मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि पूर्णांक m के लिए जो संख्याएं बन रही हैं कुछ इस प्रकार की हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, इन संख्याओं का वर्ग करना है। वही तो कहा कि संख्याओं का वर्ग लेना। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे 3q का वर्ग। ये है इसका सोल्यूशन, देखिए बहुत प्यारा सा। 3q का वर्ग करेंगे तो होगा ये 9q²। यहाँ से इसको लिखेंगे 3 × 3q²। मान लो कि इस 3q² की जगह पर हम यम लिख दें तो कितना बन जाएगा, ये 3m। कैसे हुआ, जब हमने 3q² की जगह क्या लिखा है, यम। तो देखिए ये पूरी चीज़ 3m के रूप की हो गई। सेम कंडीशन अब की बार दूसरे का वर्ग करेंगे। दूसरे का वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी ये होगा 9q² a² + 2ab। तो होगा ये 6q + b²। अब यहाँ इन दोनों में हमको कॉमन क्या लेना है, 3, क्योंकि 3 को बाहर दिखाना है। तो यहाँ जब 3 लेंगे तो ये कितना होगा 3q² + 2q, कोष्टक से बाहर 1। अब अगर इस पूरे की जगह पर यम लिख दें तो होगा ये 3m + 1। कैसे संभव हुआ, जब हमने 3q² + 2 की जगह पे यम लिखा तब। इसका क्या मतलब हुआ कि 3q+1 का अगर हम लोग वर्ग करें तो वो 3m + 1 के रूप का हो सकता है। ऐसे हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो कुछ और चीज़ आएगा। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। देखिए 2 से 3 लाइन का है। बस था क्या कि इसमें आपको वर्ग प्रूफ करना था। अगला जो 5वां प्रश्न है उसमें आपको घन प्रूफ करना है। हम सेम यही अंक लेकर के 3q, 3q+1, 3q+2 से ही आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि घन कैसे प्रूफ किया जाता है, ताकि आपके दिमाग से डाउट खत्म हो जाए। नहीं तो आपको दिमाग में ऐसा आपके दिमाग में आने लगे कि हमको संख्याएं रटनी पड़ती हैं, उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको संख्याएं रटनी नहीं। आप इसकी जगह पर कुछ भी लिखते तो वो 3m या 3m+1 ही आता। सेम यही अंक लेकर के इन्हीं अक्षरों की सहायता से 5वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको घन प्रूफ करना है। यह है प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए अभी भी हम वही लिखे हैं जो चौथे प्रश्न में लिखे हुए थे, इसलिए वही अंक लिए हैं ताकि आपके दिमाग से डाउट खत्म हो जाए कि नहीं एक सवाल को प्रूफ करने के लिए एक जैसा, दूसरे सवाल के लिए दूसरा। सभी पर एक ही नियम लागू होता है, क्योंकि नियम आपको लगाना है यूक्लिड का। आपके प्रश्नों के उत्तर हर हाल में आ ही जाएंगे। तो यहाँ इस बार हमको घन दिखाना है, तो इस बार इनका हम लोग घन करेंगे। चलिए 3q का घन करेंगे तो 3 × 9 = 27 होता है। हमको पहले 9 लेना है बाहर, तो यहाँ 27 का जब 2 हिस्सा करेंगे 9 × 27 तो ये होगा 3q³। अगर इस पूरी की जगह पर हम लोग यम लिखें तो ये कैसा हो जाएगा 9m। कैसे संभव हुआ, जब हम लोग 3q³ की जगह क्या लिखे यम। अब हम लोग ये दूसरा वाला अंक लेते हैं, इसका घन करते हैं 3q+1 का। तो घन का जो फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब का, पहले उस सूत्र को ही लिख देते हैं ताकि झंझट समाप्त। ये होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये होता है फार्मूला, इसी से लगाएंगे इनको। तो a³ मतलब इसका घन, तो 3 × 9 = 27
प्लस 3a² तो होगा 3a² मतलब इसका वर्ग तो होगा ये 9q² इंटू बी का मान है 1 तो ये कितना होगा 9×3 = 27q²। प्लस हमको लेना है 3ab² तो 3 हो गया, a की जगह पे 3q, b की स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग तो ये कितना आएगा इस बार 9q, तो यहाँ लेंगे 9q। फिर क्या लेना है b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, वो तो आएगा 1 ही। अब इन सब में कॉमन कितना है 9 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा अंदर 3q का क्यूब 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा q और कोष्ठक से बाहर 1। अब अगर इस पूरे की जगह पे हम लोग m लिखें तो ये कैसा दिखेगा 9m + 1। ये कैसे संभव हुआ, जब हमने 3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर क्या लिया है m। तो देखिए यह पूरा पार्ट जब घन किया गया तो ये भी 9m + 1 के रूप का ही दिख रहा। अब ये तीसरा वाला लेते हैं 3q + 2। आइए इनका घन करते हैं, तो पहले a³ तो वही आएगा 27q³ प्लस लेना 3a² तो a² मतलब इसका वर्ग लेना है तो 9q² हो गया इंटू b की जगह पे 2 है, हो गया 3 9 27 दूनी 54। फिर लेना है 3ab² तो a की जगह पे 3q है, b² मतलब 2 का वर्ग लेना है 4 4 × 12 × 36। फिर लेना हमको लास्ट में b³ तो 2 का घन होता है 8। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो होगा ये 3q³ 9 × 6 = 54 6q² 9 × 4 = 36। यहाँ होगा 4q, बाहर बचेगा 8। अब अगर इस पूरे की जगह पे m लिखें तो यह दिखेगा 9m + 8 के जैसा। कब संभव हुआ ये, जब हम लोगों ने 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल किया है m। तो देखिए हमने इसी संख्याओं को लिया था चौथे प्रश्न में जहाँ पे वर्ग करके प्रूफ करना था। इस संख्या में हमको घन करके प्रूफ करना है, एक ही अंक से हमने वर्ग और घन दोनों प्रूफ किया। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये चैप्टर 1.1 का सभी प्रश्न समझ में आया होगा। तो ये था चैप्टर 1.1 का कुल 5 प्रश्न। हमने इन सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर आपका इन प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हमने आपके अभ्यास के लिए वीडियो के अंत में इमेज के रूप में इसी वीडियो में कुछ प्रश्न दिए हैं, आप उनको हल करेंगे और उसके बाद उसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमको भेज सकते हैं। वहां से चेक करके आपको सूचना दे सकते हैं कि आपको प्रश्नावली कितनी समझ में आई, आपने कितना प्रश्न हल किया। तो उस प्रश्न को भी आप उतार लीजिए, उसको हल कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।